सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आपने गलता लोहा चैप्टर है उसका पहला पार्ट कल पढ़ा था और उसके अंदर आपने देखा था कि किस प्रकार से मोहन जो है वो बूढ़े वंशीधर जी के बेटे हैं जो पुरोहिताई का काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके मन में जो धनराम लोहार हैं उसके बारे में वह सोचता समझता रहता है, क्योंकि वह जब दुकान जाता था 3-4 दिन से तो उसकी कार्यशाला में जो आवाज़ होती थी वो उसको सुनता रहता था। अब उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से खेतों के किनारों पर जो लंबी लंबी झाड़ियाँ कांटेदार उगाई थी उनको दराती से काटने के लिए वह निकल पड़ता है। और उनके जो पिता थे वो बूढ़े हो चुके थे, वो उस काम को नहीं कर सकते थे, कठिन परिश्रम और व्यर्थ उपवास नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से किया कि उन्हें यजमान के यहाँ युत्री पाठ करना था और 2 मील की सीधी चढ़ाई उनके यहाँ बस की बात नहीं है। मोहन पिता की बातों को समझता था, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों को उसे अभ्यास नहीं था। वह अपने सहपाठी मित्र लोहार की दुकान पर चला गया था बेटा। ठीक है, वो क्या करता था कि इसलिए चला गया क्योंकि दराती की धार जो थी वो हंसुए की जो धार थी वो कुंद हो गई थी और उसे तेज कराने के लिए वह धनराम लोहार के पास पहुंचा। धनराम लोहार के पास बैठ करके वह कनस्तर पर पीपे पर और क्या करता है, पारखी निगाहों से जो वह काम कर रहा था उसको देख रहा है बेटा। अब आगे पार्ट 2 जो है इसका बेटा आज शुरू हो रहा है। पार्ट 2 में मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने अपने जो पाठशाला का समय था, विद्यालय का समय था, स्कूल का समय था, उसके बारे में अब जानना चाहा और उसने मास्टर त्रिलोक सिंह का नाम पूछा कि वे तो अब गुजर गए होंगे, अर्थात स्वर्ग सिधार गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। कौन कौन बेटा? धनराम लोहार और मोहन। ठीक है, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। ठीक है, एक चमक सी आ गई थी। उसके मन में एक ये लग गया था कि एक प्रकार से पिछले दिनों की यादें उसे तरोताजा हो आई थी। माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, उसको लल्ला कहकर पुकारते हैं वो कि लल्ला मास्टर साहब भी, माँ साहब का मतलब है मास्टर साहब भी क्या आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे हैं वो, अर्थात पिछले साल ही उनकी मौत हुई है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था, अर्थात वे छड़ी का जो प्रयोग करते थे उसके बारे में कहा है कि आखिरी दम तक, अर्थात जब तक वे गुजरे तब तक उनकी छड़ी का जो डर है वो धनराम के दिलो दिमाग पे छाया रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए, अर्थात जब ये बातें उसने बताई तो दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, अर्थात पिछले दिनों की जो पढ़ाई के दौरान उन्होंने दिन बिताए थे उन बीती हुई यादों में वे दोनों खो गए थे, मोहन और धनराम। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। क्या कहा है कि गोपाल सिंह की दुकान जो स्कूल के साथ में लगती थी, वहां से मास्टर जी के बारे में अब वो बातें कर रहे हैं, त्रिलोक सिंह जो था उसके बारे में, और उनकी छड़ी से जो धनराम के मन में भय बना हुआ था
उसके बारे में बताते हैं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच करके, अर्थात हुक्के को पी करके, हुक्का पीते थे वो, और हुक्का पी करके जब स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे, अर्थात स्कूल की चार दीवारी में जब उनका प्रवेश होता था, अंदर आते थे, तब थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। क्या कहा है कि थोड़ी देर पहले जो बच्चे क्या कर रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे। ठीक है, धमा चौकड़ी का मतलब होता है बहुत तेज इधर उधर भागना, ठीक है, मस्ती करना, ये सभी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही और बांस के पेड़ों की टहनियों पर वे झूलते थे बच्चे, तो उन्हें जैसे सांप सूंघ गया हो। कब? जब मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में प्रवेश करते, तो सांप सूंघ जाना, बहुत डर जाना, ठीक है, मन में भय बैठ जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि डर जाना, भय बैठ जाना, भय मानना। किससे भय मानते थे बच्चे? त्रिलोक सिंह से। जैसे ही वे चार दीवारी में प्रवेश करते थे, कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अर्थात मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों से पूछते कि क्या तुमने प्रार्थना कर ली है, भगवान के नाम ले लिया है? जो सुबह स्कूल में प्रार्थना होती है उसके बारे में आते ही पूछते थे। बच्चे वैसे ही उनसे इतने ज़्यादा डरते थे, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उसका संवेद स्वर पहुंचता ही, ठीक है, समान रूप से जो आवाज़ है वो पहुंचती। ये जानते थे कि बच्चे झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, ये जानने के लिए वो पूछते कि क्या तुमने प्रार्थना कर ली है। तो ये तो है ही कि भाई जब उनका स्वर जो है, आवाज़ जो है वो कहाँ पहुंच पाता बेटा? उसे गोपाल सिंह की दुकान तक, त्रिलोक सिंह की दुकान तक पहुंचता ही, अर्थात अगर वे प्रार्थना करते तो जरूर उसकी आवाज़ वहाँ पहुंचती। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़की को देखते, घूर घूर कर देखना मतलब कड़ी निगाहों से, ठीक है, उनकी ओर देखते। फिर बड़ी कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज, अर्थात फिर वे कड़कदार आवाज़ में पूछते कि मोहन आज नहीं आया क्या? प्रश्न पूछते बच्चों से, क्योंकि प्रत्येक बच्चे पे वे अपनी निगाह दौड़ाते और फिर तेज आवाज़ में प्रश्न करते कि मोहन आज नहीं आया क्या? तो इस प्रकार से आप देखें बेटा कि उनका जो गोपाल सिंह की दुकान में मास्टर त्रिलोक सिंह हुक्का पीते हैं और स्कूल की चार दीवारी में जैसे ही वे उतरते हैं तो उछल कूद मचाते हुए जो बच्चे हैं वो बांस के पेड़ों पर झूलते हुए हैं थे जो बच्चे, वे मानो उनको सांप सूंघ गया हो, अर्थात वे ऐसे हो जाते थे एकदम सीधे साधे, इतने भयानक, इतने डर जाते थे वे कि उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाता था। और वे जब प्रार्थना के बारे में पूछते तो क्योंकि उन्हें पता था कि यदि प्रार्थना होगी तो गोपाल सिंह की दुकान पर उनका समान रूप से सब स्वर में क्या पहुंचता, उसकी आवाज़, प्रार्थना की आवाज़ अवश्य पहुंचती। तो इसी प्रकार से वो फिर आते ही बच्चों में को देख करके और क्या करता है, मोहन के बारे में जानते, क्योंकि मोहन उनका चहेता शिष्य था। चहेता का मतलब प्रिय, प्रमुख, मुख्य, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, अर्थात पुरोहित खानदान। मैंने पहले भी बताया था बेटा कि मोहन जो है वो पुरोहित खानदान से था, जो उसके पिताजी थे वंशीधर जी, वो पुरोहिताई का काम करते थे। कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है, बालक था। पढ़ने में ही नहीं बल्कि गाने में भी वह बेजोड़ था। बेजोड़ का मतलब जिसके जोड़ का कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो, ठीक है, गाने में भी वह बहुत तेज था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। इसको बेटा, मोहन को पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था, ठीक है। और मॉनिटर क्या होता है? जो जिसके देख रेख में पूरा कार्य होता हो, ठीक है। कक्षा का बनाया जाता तो कक्षा की देख रेख करना होता है, और उसको तो पूरे ही स्कूल का मॉनिटर बना दिया था, प्रमुख, मुख्य। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता,
ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अर्थात वो प्रार्थना करता था, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। सबसे पहले जो विद्यालय में स्वर गूंजता था प्रार्थना का, वो किसका होता था बेटा? मोहन का होता था। तो मोहन जो हो प्रार्थना कराता था, और वो मोहन जो है किसका शिष्य था, चहेता बेटा? मास्टर त्रिलोक सिंह का। ठीक है, क्योंकि वह एक तेज बुद्धि वाला बालक भी था, पढ़ने में ही नहीं गाने में भी बेजोड़ था। ठीक है, जिसके बराबर कोई नहीं था। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा कि यहाँ तक जो देखा कि किस प्रकार से जो मोहन है वो पढ़ने में भी होशियार है, गाने में भी तेज है, और सारे स्कूल का क्या बन गया है? वो मॉनिटर बन गया है। और मॉनिटर बन गया है तो अध्यापकों की नज़रों में भी वह प्रिय बन गया है, प्रिय लगने लगा है, सभी को अच्छा लगने लगा है, सभी उसका आदर भी करते हैं। तो इस प्रकार से, और दूसरा पल ये दिखाया है कि जो धनराम लोहार है उसके मन में मास्टर त्रिलोक सिंह का जो भय था वो कहीं हद तक, लास्ट समय तक, अंतिम समय तक भी समाया हुआ है। उसे हर पल डर लग रहा है, क्योंकि जब तक गुजरे वो, तब तक उनके मन में वो भय बना ही रहा था, क्योंकि वो छड़ी के द्वारा जो उसकी पिटाई कर देते थे। इसी प्रकार से आप इस चैप्टर में यहाँ तक देख पाए हैं, समझ पाए हैं बेटा। ठीक है, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी, क्योंकि उसकी नज़रों में, मास्टर त्रिलोक सिंह की नज़रों में मोहन एक बड़ा व्यक्ति बनने वाला था। उसको बड़ी आशाएं थी उससे। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन पर डाल देते। ठीक है, देखना बेटा किस प्रकार से मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन जो है उनका बड़ा चहेता शिष्य बन गया था। उससे उसकी बड़ी आशाएं थी, क्योंकि वह कुशागर बुद्धि भी था और गाने में भी माहिर था। तो कक्षा के किसी भी छात्र को यदि कोई सवाल नहीं आता, और जब वे मोहन से उसके बारे में, उस सवाल के बारे में जानते, तो वे सही सही उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देते। और तब उस फिसड्डी का मतलब है कमज़ोर बालक को। ठीक है, कमज़ोर बालक को दंड देने का भार भी, अर्थात वो उसी को दंड मोहन ही देता, चाहे उसको थप्पड़ लगाता, चाहे और कोई दंड देने का भी भार जो है वो किस पे डाल देते? मोहन पर ही डाल देते। और कहता कि पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। अर्थात जो दंड देने का था, पहले जैसे किसी को मारना पीटना कम, बल्कि उसको क्या करते थे? उसके कान पकड़वा करके उसे 10 उठक बैठक, उठना और बैठना, वे आदेश दे देते थे। कौन? मास्टर त्रिलोक सिंह। ठीक है, मोहन से कहते कि इसके कान पकड़वा दो और इसके 10 उठक बैठक लगवा दो। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। ठीक है, धनराम भी जो लोहार का काम अब कर रहा है वो भी उन अनेक छात्रों में था, उन कमज़ोर छात्रों में था, फिसड्डी छात्रों में था, जिसने त्रिलोक सिंह के आदेश पर, मास्टर त्रिलोक सिंह जो आदेश देते थे कि इसके कान पकड़वा दो या उठक बैठक करवा दो और या इसको बेत से इसकी पिटाई कर दो, तो अपने हमजोली मोहन के साथ, अर्थात हमजोली का मतलब होता है सहपाठी, जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, साथ रहने वाले थे, उनके हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अर्थात या तो बेत, छड़ी जो होती है, ठीक है, डंडा जो होता है वो खाए गए थे, या फिर कान खिंचवाए थे, उनके कान पकड़वा करके उन्हें उठक बैठक करवाई गई थी। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, क्योंकि वो दंड देता था, उसे पीटता था, मॉनिटर बना रखा था सारे स्कूल का, तो लेकिन उसके प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी उसके मन में थोड़ी सी उसके प्रति जलन थी, लेकिन फिर भी उसके प्रति जो प्रेम है,
लगाव है वो और आदर का भाव रखता है। किसके प्रति बेटा? मोहन के प्रति। कौन? धनराम। धनराम हालांकि वो उससे कई बार दंड भी प्राप्त कर चुका था मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश के अनुसार, लेकिन फिर भी वह उसका क्या करता है? स्नेह और आदर करता है। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अर्थात एक कारण शायद उसने जो बताया वो ये क्या कि शायद बचपन से ही मन में, उसके मन में, किसके मन में? धनराम के मन में जातिगत हीनता, ठीक है, जाति पाति का जो भेदभाव था वो कमजोरी थी, वो उसके मन में क्या करती थी? बैठा दी गई थी। अपना धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रतिद्वंदी विरोधी होता है बेटा, ठीक है, विरोध में सामने से लड़ने वाला, उसके विरुद्ध लड़ने वाला, अर्थात उसके सामने उसका और अपना विरोधी उसने कभी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता था, ठीक है, क्योंकि उसके मन में एक जातिगत हीनता का बैठ गई थी। और क्योंकि धनराम जो है वो उच्च वर्ग से था, पुरोहिताई वर्ग से था, और धनराम जो था बेटा वो निम्न जाति से था, ठीक है, लोहार जाति से था। तो जातिगत जो हीनता, मैंने पहले भी बताया बेटा, पहले समाज में जो जातिगत हीनता थी वो बहुत फैली हुई थी, ठीक है। उच्च जाति के जो या निम्न जाति के जो थे उन्हें उच्च जाति के टोले में जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो यही दिखाया है कि वो जातिगत हीनता हालांकि उसके मन में पहले से ही, बचपन से ही आ गई थी, लेकिन वह मोहन को कभी अपनी प्रतिद्वंदी नहीं समझा, उसने अपना विरोधी कभी नहीं माना, बल्कि वह उसे तो उसका अधिकार ही मानता था, उसका हक मानता था, क्योंकि वह यूँ मानता था कि ये तो उच्च जाति का है और इसे दंड देने का अधिकार भी है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अर्थात वो जातिगत हीनता से तो प्रभावित था ही, साथ साथ में जो मास्टर त्रिलोक सिंह है वो भी उसके बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में, उसमें जो हुनर था उसके बारे में, मोहन के बारे में कहता कि यह है एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि इसमें इतने ऐसे गुण हैं, और उनके गुणों के बखान करते हुए कहता कि ये एक दिन अवश्य ही स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। और इस तरह की बातें सुन करके धनराम जो है वो किसी और तरह की सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, अर्थात उसके मन में कोई और भावना आ ही नहीं सकती थी। वह सोचता था कि यह अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनने वाला है। तो इस प्रकार से क्या कहा है कि उसके मन में जो भावना थी बेटा, धनराम के मन में, वो हालांकि मोहन उसके साथ पढ़ता था, उसका हमजोली था, उसका साथ रहता था हमेशा, लेकिन जो उसमें काबिलियत थी उसके कारण, और दूसरा बेटा जातिगत जो भावना थी वो उसके मन में घर कर गई थी, और इस कारण से वह उसे अपना विरोधी कभी समझता ही नहीं था। और साथ में जो मास्टर ने, त्रिलोक सिंह ने उसके मन में जो भावना भर दी, या बीच बीच में जो उन्होंने कहा कि यह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उस चीज़ को भी सोच करके उसने उसका कभी विरोध किया ही नहीं, उसे अपना प्रतिद्वंदी माना ही नहीं, और उसके बारे में किसी तरह की और भावना उसने सोची ही नहीं। तो इस प्रकार से, और फिर धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर किसान जो खेती करने वाले हैं या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। धनराम जो है क्या कहता है, गांव के दूसरे जो किसान हैं, खेती करने वाले या मजदूर वर्ग है, उनके परिवारों के लड़कों की तरह, जो किसान या मजदूर वर्ग के मजदूर परिवार के लड़के थे, उसी उन अन्य लड़कों की तरह वह तीसरी कक्षा तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तीसरी कक्षा तक ही वह स्कूल जा पाया था, ठीक है। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे, अर्थात कमज़ोर था, किसान का बेटा था, कमज़ोर तो था ही, पढ़ाई में भी कमज़ोर था, तो
लेकिन मुश्किल से तीसरी क्लास तक ही पहुंच पाया। फिसड्डी था, कमजोर, होशियार नहीं था। इस कारण से मास्टर त्रिलोक सिंह कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। कभी कभी ही, कभी कभार का मतलब कभी कभी ही, समय अनुसार। ठीक है। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो। एक दिन अचानक ही उनसे तेरे का पहाड़ा, धनवा उसका धनराम का ही छोटा नाम लिया उसने, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो, अर्थात तो उससे तेरे का पहाड़ा सुनना शुरू कर दिया बेटा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरे का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था बेटा। क्या कहा है कि धनराम जो है वो 12 तक का तो पहाड़ा सुना सकता था, लेकिन तेरे का पहाड़ा सुनाने में असमर्थ था, उसको याद ही नहीं हो पा रहा था। और अध्यापक ने उससे तेरे का ही पहाड़ा सुन लिया था और वो उसके लिए पहाड़ हो गया था। पहाड़ होने का मतलब है मुसीबत बन गया था। ठीक है, वह उसको याद किसी तरह नहीं हो रहा था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, अर्थात सटाक एक घंटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। कि 13 एकम 13 और 13 दूनी 24, अर्थात दूसरी सीढ़ी तक जाते जाते ही वह उसका अर्थ भूल गया। 13 दूनी 24 नहीं 26 होते हैं, लेकिन वो उसको याद नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह उसके लिए मुश्किल बन गया था तेरे का पहाड़ा। लेकिन क्या करता है कि सटाक, अर्थात सटाक का घंटे की आवाज़ जो है, उसे छड़ी की आवाज़ जो है उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी। पिंडलियाँ होती है बेटा, आप देखते हैं ना। ठीक है, घुटने से नीचे की जो जगह होती है उसको पिंडलियाँ बोला जाता है। ठीक है, और इसे के ऊपर जो मास्टर साहब है त्रिलोक सिंह ने वो छड़ी है वो लगाई उसको चोट। जैसे ही उसने क्या किया था बेटा, गलत पहाड़ा सुनाया था तो वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, किसने, मास्टर ने, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरे का पहाड़ा याद कराता हूँ। अर्थात किसको, धनराम को ही आदेश दे दिया। उससे ही उसकी पिटाई करने के लिए, छड़ी मंगाने के लिए भेजा नाले से, और फिर कहता है कि मैं तेरा का पहाड़ा ही तुझे याद कराता हूँ और तू जा करके संटी लेकर आ, क्योंकि पहले वाली छड़ी जो है वो टूट गई थी बेटा। तो इस प्रकार से आप देखें बेटा, यहाँ तक पार्ट 2 जो इसका आज पूरा हुआ है। इससे क्या आधार पे जो छोटे प्रश्न है बेटा वो याद करें। 10 प्रश्न आप कल लिखे होंगे बेटा। अब आगे जो 11वां छोटा क्वेश्चन है वो यहाँ तक नोट करें कि मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था। मोहन हसुआ या त्राती लेकर किस उद्देश्य से निकला था। अगला प्रश्न है, वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था। वंशीधर जो मोहन का पिता था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। अगला है, वंशीधर ने मोहन से चंद्रदत्त जाकर किस पाठ को करने के लिए कहा था। वंशीधर ने मोहन से चंद्रदत्त जाकर किस पाठ को करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, मोहन के अध्यापक का क्या नाम था। मोहन के अध्यापक का क्या नाम था। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में गोपाल सिंह कौन है। प्रस्तुत कहानी में जो गोपाल सिंह आया है उसके दुकान से वो हुक्के का आखिरी कश निकाल पी करके जब वो इसमें आता था, स्कूल में आता था, तो वो गोपाल सिंह कौन है। अगला है, सांप सूंघ जाना, जो मुहावरा है सांप सूंघ जाना, इसका क्या अर्थ है। सांप सूंघ जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अगला प्रश्न है, धनराम का संबंध किस जाति से था। धनराम का संबंध किस जाति से था। अगला प्रश्न है, धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था। किस कक्षा तक ही पढ़ पाया था। और आगे है, अगला प्रश्न है कि तेरा किस कक्षा तक पहुंच पाया था। अगला प्रश्न है कि अध्यापक ने उससे, धनराम से, कौन सा पहाड़ा सुनने का आदेश दिया। कौन सा पहाड़ा सुनाने का
आदेश दिया था। तो ये बेटा 10 क्वेश्चन आपने नोट करने हैं कल के लिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।